हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। फाइनल एग्ज़ाम 24-25 का। तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हो चुका है वो तो अपने आंसर्स चेक कर लीजिएगा, एंड जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी सेक्शन ए को हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, तो चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अभी हम इसका सेक्शन बी और सी करेंगे। तो आई होप आप सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन को भी प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके सेक्शन बी को स्टार्ट करेंगे। तो ये सेक्शन ए के क्वेश्चंस है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में किए हैं, कंसेप्ट के साथ सीखे हैं। तो आप चेक कर लेना प्रीवियस वीडियो को ज़रूर। प्लेलिस्ट के अंदर भी PYQs है, 3 to 4 PYQs ज़रूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपका एग्ज़ाम कैसा भी हो आपको इजी लगेगा अगर आप 3 to 4 क्वेश्चन पेपर्स कर लेंगे तो। एंड ये क्वेश्चन पेपर भी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना तो कंसेप्ट समझने को मिलेंगे आपको। प्रीवियस वीडियो में भी बहुत सारे कंसेप्ट समझाए गए थे, आप चेक कर लेना। तो इसका सेक्शन बी देखेंगे। क्वेश्चन 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो ऐसा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में। तो ए बी सी की वैल्यू निकालनी है आपको ना। ये लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो ए बी सी का मतलब समझ गए कि जो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है उसमें ए बी सी होता है ना। तो इसमें ये जनरल फॉर्म में नहीं है, पहले आप इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में चेंज कर दो एंड देन उसके बाद आप ए बी सी निकाल सकते हो। तो कैसे, देखो जनरल फॉर्म किसी भी लीनियर इक्वेशन की आपको सबको पता है ना क्या होनी चाहिए। ए एक्स, एक्स के साथ ए, वाई के साथ बी एंड कांस्टेंट। तो ये जनरल फॉर्म होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन की। इक्वेशन है तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2x = 5y है। तो क्या ये अपनी जनरल फॉर्म में है, ऐसी फॉर्म में है, नहीं है ना। आपको क्या करना होता है जनरल फॉर्म में लाने के लिए, सारे जो इतने भी x वेरिएबल, y वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स होते हैं सबको एक तरफ करना होता है। तो यहाँ पे तो x इस तरफ है और y इस तरफ है, तो पहले आप x को तो यहीं रहने दो, ये y वाला जो टर्म है उसको इस साइड लेके आओ ताकि ये जनरल फॉर्म में आए। तो 5y, यहाँ देखो प्लस का साइन है ना, यहाँ कुछ साइन नहीं है यानी प्लस का साइन है आगे। तो ये +5y है तो उधर जाके -5y हो गया। एंड साथ में कांस्टेंट भी दिखाना है, बट इसके पास कांस्टेंट नहीं है तो आप 0c लिख दो कि कांस्टेंट नहीं है तो उसका मतलब 0c है ना। एंड इस साइड 0 भी लिखना होता है। तो मैंने क्या किया, इसको इधर ले गई, यहाँ कुछ नहीं बचा यानी 0 लगा दिया। अब आप इससे कंपेयर कर लो, x के साथ a है, x के साथ यहाँ कितना है 2, तो a कितना हो जाएगा 2, है ना। ऐसे y के साथ कितना है -5 है, माइनस का साइन भी लगाना है। y के साथ -5 है तो y के साथ -5 है, तो यहाँ पे b है ना y के साथ, तो b कितना हो जाएगा -5। एंड कांस्टेंट यहाँ 0 है, यहाँ c था तो यहाँ कांस्टेंट नहीं था तो 0 है, तो a b c आ जाएंगे आपके। सेम ऐसे ही सेकेंड वाले को भी करो। सेकेंड वाला क्या है, 3x + 5 = 0। तो ये ऑलरेडी देखो, ये यहाँ पे इधर की साइड कुछ नहीं है, सारा सब यहीं पे ही है। तो यहाँ पे मुझे इधर से उधर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो x वाला कोफिशिएंट, x वाला टर्म तो है यहाँ पे बट y वाला नहीं है ना। x के बाद कौन सा वाला आना चाहिए था, y वाला आना चाहिए था, क्योंकि y से ही b मिलेगा। तो y वाला यहाँ नहीं है ना, तो यहाँ पे आपको y वाला दिखाने के लिए 0y लिखना पड़ेगा। जो नहीं है ना जो टर्म, उसको 0 लिख दो। तो y वाला टर्म कितना है 0। एंड कांस्टेंट वाला टर्म तो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म नहीं था तो मैंने 0c लिखा था। यहाँ पे y वाला टर्म नहीं है तो 0y, एंड कांस्टेंट वाला तो अपनी जगह पे है, वहाँ से लाने की तो कोई खास ज़रूरत नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। एंड इस साइड भी 0 है ही। अब a क्या है जो x के साथ है 3, b क्या है जो y के साथ है 0, एंड c क्या है कांस्टेंट, तो c आ गया 5। तो ये आपका a b c आ जाएगा। किस किस बच्चे को ये समझ आ गया है। ऐसे करके आपको पहले ये जनरल फॉर्म में लाना है और फिर x के साथ होगा a, y के साथ होगा b एंड कांस्टेंट। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक करना है x+1 फैक्टर है 3x³ + 2x² - 3x - 2 का है या नहीं है, ये चेक करना है आपको। तो जब भी कोई आपको फैक्टर दिया हो और उसे चेक करना हो तो आप क्या करो, पहले x+1 से ना x की वैल्यू निकाल लो। तो x+1 से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो अगर ये फैक्टर है तो x की क्या वैल्यू रखे कि ये फैक्टर बन जाए, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालो, इसको 0 के इक्वल रखो। तो ये +1 है तो ये -1, यानी यहाँ अगर x+1 है तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको, -1 रखनी पड़ेगी। और अगर x-1 होता, x-1 को चेक करना होता तो x की वैल्यू क्या रखनी होती, 1 रखनी होती। ये माइनस है तो अगर 0 के इक्वल करूँगी तो ये 1 हो जाएगा ना, तब आप x = 1 रखते।
तो अगर +1 है तो x की वैल्यू -1 रख के देखो इस पॉलिनॉमियल में जो आपको गिवन है। तो x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख दो। 3 x की जगह हमने रखा -1, इस पर क्यूब है, फिर प्लस का 2 x की जगह रखा -1, उस पर स्क्वायर है, फिर -3 x की जगह -1। देखो ये 3 और x ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिए। ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बीच में जब कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट लगा दिया। -2। अब पहले -1 को 3 बार खोलो, तो -1 को 3 बार खोलने का मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1। बच्चे क्या करते हैं 3 वन ज़ा 3 लिख देते हैं, गलत हो जाता है। और ये क्यूब ना सिर्फ इस पर लगा है, इस पर नहीं लगा, ये याद रखना। तो 3 को तो एक ही बार रखना है, -1 को 3 बार एक्सपेंड करना है, यानी ऐसे। तो 1 वन ज़ा 1 वन ज़ा 1, तो 1 को कितनी बार भी एक्सपेंड करो 1 ही आता है, बट 3 बार है क्योंकि ऑड पावर है तो माइनस का साइन लगता है ना। तो 3 इंटू -1। ऐसे ही -1 को 2 बार खोलो तो 1 ही आएगा, कितनी बार भी खोलो। बट माइनस अगर 2 बार है और इवन पावर है तो प्लस का 1 आ जाएगा, है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड -3 को -1 से मल्टीप्लाई करो, 3 वन ज़ा 3, और 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई में अगर 2 माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये -2 एज इट इज़। अब ये 3 वन ज़ा 3, इसमें मल्टीप्लाई में एक माइनस है तो लगेगा 2 वन ज़ा 2, यहाँ कोई माइनस नहीं है ना तो प्लस का लगेगा 3 - 2। अब एक -3 और एक +3 है, कट गया। एक +2 है और एक -2 है, ये भी कट जाएगा, तो 0 आ गया। तो अगर ये x की वैल्यू ये रखने पर रिमाइंडर, इसे रिमाइंडर कहते हैं, अगर रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर 0 है तो यानी कि ये क्या माना जाएगा, ये जो टर्म है ये फैक्टर माना जाएगा। रिमाइंडर 0 आ जाए अगर, तो ये जो टर्म गिवन होता है ये इस पॉलिनॉमियल का क्या है, फैक्टर है। तो ये फैक्टर है, ठीक है। अगर 0 नहीं आता तो नहीं होता फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23, लाइन एल एंड लाइन एम। देखो ये एक लाइन एल है और एक एम है, एल एम के पैरेलल है, ऐसे पी और क्यू भी पैरेलल है, पैरेलल है। ये भी शो करना है ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल सी डी ए, ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट का साइन है। तो कॉन्ग्रेंसी के लिए आपको पता है ना, तीन कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड या कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग के, कॉरस्पॉन्डिंग के, या तो हम तीनों साइड इक्वल कर दो, इस ट्राइंगल की इस ट्राइंगल से तीनों साइड इक्वल करो, या 2 साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल करो, या फिर 2 एंगल और एक साइड इक्वल करो, या फिर RHS। ये 4 क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के। इनमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर आप कर दोगे इस ट्राइंगल का उसके साथ तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल, ठीक है। तो मेरे को PQ के पैरेलल दिया है ना, यानी इसका मतलब AB, अगर P पूरा Q के पैरेलल है तो AB और CD भी पैरेलल होंगे, है ना, होंगे कि नहीं होंगे। तो ये ऐसे ABCD के पैरेलल होगा। ऐसे ही अगर LM के पैरेलल है तो AD और BC भी पैरेलल होगा। अब हमें दिख रहा है ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये AB किसके बराबर हो जाएगा, CD के हो जाएगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। ऐसी BC साइड AD के इक्वल हो जाएगी, ये भी अपोजिट साइड है। तीसरा ये कॉमन है AC, तो देखो ये कॉमन है ना, ये इसके बराबर है, एक कट लगा दिया, ये इसके बराबर है, 2 कट लगा दिए यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। और फिर ये आपस में ही बराबर थे, 3 कट। तो अब इसे रोटेट करो ABC से, और इसे भी रोटेट करो। देखो इसे मैंने 1 कट से 2 कट पे रोटेट किया है ना, तो इसको भी 1 कट से 2 सेकेंड दो वाले कट पे रोटेट करो, CDA। तो CDA के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट किससे, तीनों साइड है ना। तो या तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर लो, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा, या फिर आपको दिख रहा है ये लाइन इसके पैरेलल है तो 1 2 अल्टरनेट इंटीरियर, है ना, ऐसे भी कर सकते थे। या और ये इसके पैरेलल है तो ये 3 और 4 अल्टरनेट है ना। और AC तो कॉमन ही है। और फिर नाम थोड़ा ध्यान से लिखना, रोटेशन वगैरह, ABC और CDA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसमें AS से लग जाएगा। तो ये वाला आसान तरीका है ज़्यादा, तो इससे आप कर सकते हो। आई होप सबको समझ आ गए होंगे दोनों तरीके, कमेंट करना, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी तो सबको आती ही होगी,
नेक्स्ट देखो फैक्टराइज करना है। 4x² 9y² 16z² 12xy 24yz 16xz। अब ये एक्सपेंड हो रखा है ये फॉर्मूला। फैक्टराइज का मतलब मेरे को बताना है कि एक्सपेंशन किस किस छोटे से फॉर्मूले से निकल के आया है। तो इसके लिए मेरे को दिख रहा है इस एक्स पे स्क्वायर है, वाई पे स्क्वायर है, बट एक्स पे स्क्वायर है, बट इस 4 पे थोड़ी ना स्क्वायर है। अगर ये 4 पे भी स्क्वायर होता तो ये ऐसे ब्रैकेट लगी होती, बट इस ब्रैकेट नहीं लगी, इसका मतलब ये एक्स पे स्क्वायर। तो आप 4 को भी स्क्वायर में बदल दो ना। ऐसे ही वाई पे स्क्वायर है, 9 पे थोड़ी ना है, तो 9 को भी स्क्वायर पे बदलो। ऐसे ही जेड पे स्क्वायर है, 16 पे स्क्वायर नहीं है, तो इसको भी स्क्वायर में बदलो। तो इसमें क्या करोगे आप सबको, क्योंकि ये स्क्वायर सिर्फ एक्स पे लगा है, मेरे को ये पूरे पे स्क्वायर चाहिए। अगर ये पूरे पे नहीं लगा होता तो ये ब्रैकेट लगी होती। तो अब ये सिर्फ इस पे लगा है, तो इस पे भी लगाना है अगर, तो ये 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, तो यानी ये 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी 9 की जगह 3y का स्क्वायर, 16 की जगह 4z का स्क्वायर। अभी हम साइन बाद में देखेंगे कौन सा साइन माइनस का होगा, इन तीनों में से कौन सा माइनस का साइन होगा। 12xy, अब देखो इस एक्स भी है इसमें वाई भी है, तो यानी कि ये आइडेंटिटी आपको याद आई कुछ, a² b² c², फिर क्या होता है 2ab। तो 2 हमने अपनी तरफ से लिखा, a मेरे को मिल गया 2x है और b कितना है 3y है ना। फिर क्या होता है आइडेंटिटी में आगे 2bc, 2b क्या है 3y एंड c क्या है 4z, 2bc इसको मल्टीप्लाई करके देखना तो यही आ जाएगा। फिर ऐसे 2ac, 2ac, a क्या है 2x और c क्या है 4z, ठीक है यही आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब देखो माइनस कहाँ कहाँ लगा हुआ है, माइनस आपका माइनस देखो कहाँ कहाँ पे है, इसमें और इसमें है ना माइनस। तो इसका मतलब देखो जिन दोनों में माइनस है उसमें क्या चीज़ है जो दोनों में आ रही है, कौन सा वेरिएबल है जो दोनों में आ रहा है, तो जेड वेरिएबल दोनों में आ रहा है ना। तो यानी जेड वाला आपका माइनस का साइन है। तो जहाँ जेड आया था ना, जहाँ जहाँ वहाँ पे माइनस का साइन लगा देना। इसमें आया तो इसमें भी लगा दिया, इसमें आया तो इसमें भी लगा दिया। अब ये आइडेंटिटी बन गई a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। और ये आइडेंटिटी सबको पता है किसकी होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की। तो ये तो मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में ये वाला साइड, तो मुझे ये वाला साइड में रखना पड़ेगा ना। तो a की जगह क्या रखो, a की जगह 2x, b की जगह 3y और c की जगह क्या रखेंगे माइनस का 4z और उस पर स्क्वायर। तो ये आपका फैक्टर आ गए। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 3y माइनस 4z स्क्वायर है, तो इसको एक बार और लिख दो 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो ये दो फैक्टर आ गए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ए बी सी डी के पैरेलल है और एंगल ए पी क्यू 50 है। ए पी क्यू ये वाला एंगल 50 है, ये ट्रांसवर्सल है। देखो ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब आपको पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी तो आती होगी सबको, कोई भी पैरेलल लाइन हो और अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो अगर इस ट्रांसवर्सल से मैंने इस वाले पैरेलल तक लेके गई हूँ, तो अगर अल्टरनेट इस ट्रांसवर्सल से लेके इस पैरेलल तक लिया है ना, तो इसी ट्रांसवर्सल से अल्टरनेट है, तो ये इस तरफ है तो ये इधर होना चाहिए। तो इस ट्रांसवर्सल से लेके इस पैरेलल इस वाले पैरेलल तक का लेना पड़ेगा, ये अल्टरनेट है। तो उस सेम ट्रांसवर्सल से और नेक्स्ट पैरेलल, ठीक है। तो ये अल्टरनेट होते हैं। या फिर अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग बना रहे हो, तो अगर इस ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल लाइन पे लिया है, तो कॉरस्पॉन्डिंग में ये अगर लाइन के ऊपर बना है तो दूसरा वाला भी सेम साइड पे लाइन के ऊपर होता है। तो जब सेम साइड पे ये लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर, ये लाइन के नीचे होगा तो लाइन के नीचे, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। और ये जब अलग लाइन के ये भी अंदर है और लाइन के ये भी अंदर ही है, बट अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। बट याद रखना जो ट्रांसवर्सल इसमें यूज़ किया, तो इसमें यहाँ से लेकर इस पैरेलल लाइन तक, तो इसमें भी इस ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल लाइन तक लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ आया। तो अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं ये वाली ट्रांसवर्सल कंसीडर कर रही हूँ, तो ये ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल तक 50 है, तो इसी ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल तक x है। तो x और 50 कैसे अल्टरनेट इंटीरियर है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 50 के अल्टरनेट। क्यों, क्योंकि ये लाइन ए बी और सी डी क्या है पैरेलल है। सेम ऐसे ही आपको अब ये वाली ट्रांसवर्सल देखनी है, ये वाली। अब देखो इस ट्रांसवर्सल में अगर मैं इस ट्रांसवर्सल को कंसीडर करती हूँ, तो इस ट्रांसवर्सल में अगर इस ट्रांसवर्सल से स्टार्ट है तो कहाँ से कहाँ तक लेनी पड़ेगी, मैंने क्या बोला ट्रांसवर्सल से लेके पैरेलल तक लेके जाना पड़ेगा। सिर्फ ट्रांसवर्सल से वाई को मत ले लेना, गलत हो जाएगा। इस ट्रांसवर्सल से पैरेलल तक जाना पड़ेगा आपको। तो इस ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल तक कितनी कौन सा एंगल है, वाई और 50 दोनों है ना, तो वाई प्लस 50 है, वाई प्लस 50। सेम इसी ट्रांसवर्सल को अगर मैं इस साइड देखूँ, तो इस साइड
यहाँ इस ट्रांसवर्सल से लेके इस पैरेलल तक कितना एंगल है 127। तो यानी कि अगर इस ट्रांसवर्सल की बात करें तो इस साइड तो y+50 बन रहा है अल्टरनेट में, और इस साइड 127 बन रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर है। तो इससे y आ जाएगा आपका 50, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 77 आ जाएगा। या फिर आपको इस एक और तरीके से कर सकते थे इसको, x पता चल गया ना, आप एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगा दो। ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है ना, इस ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है 127, ये जो एक्सटीरियर एंगल है 127, ये अंदर के जो ट्राइंगल के अंदर जो दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। ऐसे भी कर सकते थे आप एक्सटीरियर से। तो 127 और x आपने मालूम कर लिया था 50, तो माइनस कर दो यहाँ ला के, तो y आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे या अल्टरनेट से भी कर सकते थे, तो जो आपको आता है तरीका उससे आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक्स वाई आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखिए नेक्स्ट है सेक्शन सी। तो इम्पॉर्टेंट है सारे ही क्वेश्चंस, इसलिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। एंड कंसेप्ट भी सिखाए जा रहे हैं, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में भी हमने कंसेप्ट सीखे हैं बहुत सारे, तो ऐसे ही कंसेप्ट आपको प्लेलिस्ट के अंदर भी मिलेंगे सीखने को। तो आप प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक करना, 3 to 4 क्वेश्चन पेपर ज़रूर कर लेना, ताकि आपका एग्ज़ाम कितना भी डिफ़िकल्ट आए आप चुटकियों में कर लोगे उसको, क्योंकि कंसेप्ट वही लगने हैं, वैल्यूज़ चेंज हो सकती है एंड कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज़ आ जाते हैं। तो आपको 3 to 4 तो मिनिमम करने ही करने हैं प्लेलिस्ट के अंदर से। एंड ये वाला क्वेश्चन पेपर भी अच्छी तरीके से कर लेना। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना। सेक्शन डी और ई आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा वीडियो के, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। 1000 लाइक जल्दी से जल्दी कर दो, सेक्शन डी और ई आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। तो देखिए 26 क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD। ये भी आपका बुक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ABCD एक पैरेललोग्राम है और ई एंड एफ जो है AB और CD के मिड पॉइंट है। तो E AB का मिड पॉइंट है, और देखो ऐसे ध्यान से देखा करो, E पहले है और F बाद में, तो E AB का है और F CD का है, तो F CD का है, दिख भी रहा है हमें। अब हमें बोला है कि ये जो लाइन सेगमेंट है AFEC, AF वाली जो एक लाइन बनी है और EC वाली एक जो लाइन बनी है, ये जो डायगोनल है ना BD, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। इक्वल पार्ट्स मतलब ये डायगोनल को 3 पार्ट्स में बांट रही है, यानी DP, PQ और BQ, ये तीनों बराबर करने हैं हमको, है ना। तो क्वेश्चन समझ आ गया। सबसे पहले आपको ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, और क्या दिया, EF मिड पॉइंट दिए ABDC के। प्रूफ क्या करना है, ये जो डायगोनल है BD, ये जो दो लाइनें हैं AF और EC, ये इसको ट्राइसेक्ट कर रही है, यानी DP, PQ और VQ, इन तीनों को इक्वल प्रूफ करना है आपको। अब इसमें आपको पहले तो बाहर वाला एक पैरेललोग्राम दिया है ना। अब पैरेललोग्राम में तो ABCD के पैरेलल होगा, किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, और अपोजिट साइड इक्वल भी होती है पैरेललोग्राम की, है ना। तो क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो इसका पैरेलल होगा ABCD के, और ABCD के इक्वल भी होगा। उसके बाद E, क्योंकि AB का मिड पॉइंट है, तो अगर पूरी ABCD के पैरेलल है तो मैं कह सकती हूँ ना AE और CF भी आपस में पैरेलल हो सकते हैं, AE और CF। अब ये AE के साथ मैंने DF क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे ये वाला एक पैरेललोग्राम चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो इसलिए मैंने AB की जगह AE लिख लिया और CD की जगह CF लिख लिया। तो AE और CF भी पैरेलल होंगे, और अगर मैं इनका हाफ हाफ कर दूं तो AB का हाफ AE लिखा जा सकता है और CD का हाफ CF लिखा जा सकता है ना, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो हाफ AB हाफ CD भी इक्वल होंगे, तो ये AE CF भी इक्वल होगा। अब जब AE CF पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तो ये जो AE CF बना है ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि एक पेयर पैरेलल भी है और वही पेयर इक्वल भी है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। अब आप प्रूफ में देखो, अब पहले आपको ये वाला ट्राइंगल लेना है, ये वाला जिसमें ये PB आ रहा है ना, ABP ट्राइंगल। आपको थ्योरम पता है कि अगर एक मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है AB का, और EQ AB के पैरेलल है। क्यों है, क्योंकि EC भी तो AF के पैरेलल है। अगर पूरी EC AF के पैरेलल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हो चुका है ना, तो EC AF के पैरेलल है ना, तो EQ और AP भी तो पैरेलल हो जाएंगे। जब पूरी लाइन पैरेलल है तो ये EQ और AP जो इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है, इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ये भी तो पैरेलल होगी, है ना। तो एक मिड पॉइंट है किसी भी ट्रायंगल में, अगर आपको एक मिड पॉइंट दिया हो और एक लाइन पैरेलल दी हो, तो जो दूसरा वाला पॉइंट होता है इस लाइन को
काटता है, ये वाला ये भी मिड पॉइंट होता है। ठीक है, ये थ्योरम होती है, कन्वर्स ऑफ एम्पिटी होती है ये। तो यानी कि ये अगर मिड पॉइंट है ए बी का और ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये जो क्यू है ये बी बी का क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहते हैं इसको हम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो इसका मतलब बी क्यू और पी क्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेम ऐसे ही अब आप ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, ये वाला इधर वाला जिसमें डी क्यू आ जाए। तो इसमें भी ये एफ डी सी का मिड पॉइंट है ना, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ये वाली। तो ये पी जो है डी क्यू का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने भी यही किया है, पी एफ सी क्यू के पैरेलल है, पी मिड पॉइंट हो गया डी क्यू का, तो डी पी क्यू के बराबर हो जाएगी। अब ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, वी क्यू पी क्यू और पी क्यू डी पी। तो ये आपका अगर दोनों ही पी क्यू के बराबर है, वी क्यू भी पी क्यू के बराबर है और डी पी भी, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यही प्रूव करना था। तो किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ आ गया है कमेंट करके बताना। तो ये इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है, इन्होंने बोला ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसमें पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है इसकी चारों साइड्स के, और आपको बोला है कि जो पी क्यू आर एस अंदर बनेगा ये रोम्बस है। तो 26 में सबसे पहले मेरे को आउट बाहर वाला जो दिया हुआ है एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। रेक्टेंगल का मतलब समझ के, इसके सारे एंगल 90 के होंगे, है ना। रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने के होते हैं, 90 के। और उसके अलावा पी क्यू आर एस जो है, पी क्यू आर एस ए बी बी सी सी डी ए डी, तो पी ए बी का होगा, क्यू ए बी सी का होगा, आर सी डी का होगा, और एस ए डी का। ऐसे ध्यान से ऑर्डर वाइज ही लिखना है। पी ए बी का है, क्यू बी सी का है, आर सी डी का है। ये नहीं कहीं भी पी क्यू आर एस लगा दोगे, गलत हो जाएगा। जैसे ऑर्डर दिया हुआ है, पी पहले किसका है, ए बी का, क्यू किसका है, ए बी सी का, आर क्या है, सी डी का, और एस किसका है, ए डी का। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, पी क्यू आर एस रोम्बस है। रोम्बस का मतलब समझ के सारी साइड बराबर प्रूफ करनी है। पी क्यू क्यू आर, रोम्बस कब होता है, जब सारी साइड बराबर हो और पैरेलल। पहले रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो पहले आप पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ करना, और फिर उसके बाद इसकी सारी साइड इक्वल करना, पी क्यू क्यू आर आर एस और एस आर एस पी, है ना। अगर ये आप कर देते हो तो ये एक रोम्बस प्रूव हो जाएगा। ये मुझे प्रूव करना है। अब मेरे को वैसे तो एक ही डायगोनल जोड़ने से काम चल जाएगा, ए सी को ज्वाइन कर दिया मैंने, है ना। अब ए सी को ज्वाइन करने में अब हमें सबसे पहले ये जो अंदर है इसको क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। ये तो आप बहुत बार कर चुके होंगे 9 चैप्टर में, आपको पता है। ए सी को अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप में के पास दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ये वाला और एक नीचे बन रहा है। अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं पहले, ए डी सी की। तो ए डी सी में क्योंकि एस ए डी का मिड पॉइंट है और आर डी सी का मिड पॉइंट है कि नहीं, एस आर मिड पॉइंट है ए डी डी सी के, तो ये जो लाइन है इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। एम पी टी मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है ना आपने। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर ये इसका मिड है ये इसका मिड है, तो ये जो लाइन है ये तीसरी वाली लाइन के पैरेलल होती है, एस आर ए सी के पैरेलल हो जाएगा। और साथ में एस आर जो है ए सी के हाफ भी होता है, ये मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर ही आता है। सेम ऐसे ही आप ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लेना, ए बी सी। ए बी सी, तो इसमें भी पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है। तो ये जो पी क्यू है ये ए सी के पैरेलल भी हो जाएगी, और पी क्यू ए सी के पैरेलल भी हो जाएगी और हाफ भी हो जाएगी ए सी के। अब इन दोनों को फर्स्ट एंड सेकंड नंबर दे दो। तो ये देखो एस आर भी ए सी के पैरेलल है, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है। तो अगर ये दोनों ए सी के पैरेलल है तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो पी क्यू एस आर भी आपस में पैरेलल हो जाएगी। ऐसे ही ये दोनों हाफ ए सी के इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल भी हो जाएंगे। और जब ये वाला पेयर पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया, तो ये पूरा जो अंदर बना है ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो जब भी आपको ये अंदर वाला पैरेललोग्राम प्रूव करना हो ना, तो पहले आप इस ट्राइंगल को लो, ये पैरेलल हो जाएगा इस वाले के, फिर ये इसके पैरेलल हो जाएगा और इक्वल भी हो जाएगा। तो आपस में ये इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो पहला हमने स्टेप तो कर दिया पैरेललोग्राम, बट मेरे को रोम्बस के लिए इसकी साइडें भी इक्वल करनी है। तो ये तो हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि एक पैरेललोग्राम है, ये थर्ड नंबर हो गया। अब मेरे को अगर किसी भी पैरेललोग्राम में क्या होता है, सिर्फ अपोजिट साइड बराबर होती है ना, ये वाली इसके और ये वाली इसके, है ना। बट मेरे को तो एडजेसेंट इक्वल करनी पड़ेगी क्योंकि अपोजिट हो चुकी है, पैरेललोग्राम हो गया। तो अब मेरे को ये वाली आर एस और पी एस भी इक्वल करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है जिसमें आर एस आ रहा है,
और एक में पी एस ये वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को ना कॉन्ग्रेंट कर दूंगी जिसमें आर एस और पी एस आ रहा हो। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि डी एस जो इस ट्राइंगल का डी एस इसके ए एस के बराबर होगा, क्योंकि एस मिड पॉइंट है ना, तो इसका डी एस ए एस के इक्वल हो जाएगा। दूसरा, इसका डी आर ए पी के इक्वल हो सकता है। क्यों हो सकता है बताओ? क्योंकि पूरा डी सी ए बी के इक्वल है कि नहीं है ना, डी सी ए बी के रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल है, तो इसके आधे आधे भी तो डी आर और ए पी भी तो क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो हमने कहा डी सी ए बी के बराबर है, तो उनका हाफ हाफ जो होगा डी आर और ए पी, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। उसके बाद ये 90 है, ये भी 90 है, तो हमने लिख दिया ए और डी 90 है। ठीक है, अब हमने इसमें कट लगा दिया कि ये इसके बराबर है एक कट सिंगल कट, ये इसके बराबर है डबल कट, और ये 90 90। तो इसको रोटेट किया मैंने एस से पी से, और इसको रोटेट किया एस डी आर। देखो इसको एक सिंगल कट से डबल पे रोटेट कर रही हूँ, तो इसको भी सिंगल से डबल पे रोटेट करो, एस डी आर। तो ये नाम लिख दिए इनके, एस टी आर और एस सी पी, एस से कॉन्ग्रेंट हो गए, और इसका एस आर और इसका एस पी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सी पी सी टी से बराबर हो जाएंगे, है ना। अब मैंने क्या कहा था आपको, एस आर एस पी मतलब एडजेसेंट साइड भी क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है, और पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी था। तो ये जब पैरेललोग्राम था तो यानी ये साइड इसके इक्वल थी, ये इसके, अब ये एडजेसेंट भी इक्वल हो गई, तो सारी तो इक्वल हो जाएंगी, है ना। तो हम ये थर्ड से पैरेललोग्राम और ये फोर्थ से कि ये एडजेसेंट इक्वल है, थर्ड और फोर्थ से प्रूव कर सकते हैं कि ये एक क्या प्रूव हो गया, ये एक रोम्बस प्रूव हो गया है। ठीक है, तो यही प्रूव करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द थिकनेस ऑफ ए वुडन हेमिस्फेरिकल बाउल 2 सेंटीमीटर है, इसका इनर रेडियस 5 है, फाइंड करना है इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। तो यहाँ पे आपको बोला है एक वुडन हेमिस्फेरिकल बाउल है, थिकनेस भी दी है, यानी कि इसमें एक आउटर हेमिस्फेयर बनाना है आपको और एक इनर हेमिस्फेयर बनाना है। थिकनेस का मतलब समझ गए, ये जो ये थिकनेस आई है इसकी, ये थिकनेस ये वाली, यानी इसका जो मेटल लगा होगा थोड़ा सा मोटा होगा ना, तो इसमें तो ये थिकनेस आई है ये, यानी कि आपको दिख रहा है इसमें एक आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा और इसमें एक इनर वाला पार्ट भी है। तो आपको आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, और आपको इनर रेडियस 5 दी है और थिकनेस 2 दी है। तो आप खुद सोचो कि ये इनर रेडियस तो 5 है, और क्योंकि थिकनेस का मतलब किससे है, थिकनेस का मतलब ये वाली थिकनेस है, ये वाली। तो आउटर रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, इनर रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, और थिकनेस यहाँ से यहाँ तक होगी। तो आउटर रेडियस यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए ना, तो यानी इनर रेडियस में जो थिकनेस है ऐड कर दोगे तो आउटर रेडियस आ जाएगी आपकी। तो आउटर रेडियस 7 आ गई। अब आपको आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो किसी भी हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये तो याद है ना सबको, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो इसमें रेडियस भी आउटर वाली लेना। तो मैंने आउटर को कैपिटल ले लिया, इनर को स्मॉल आर ले लिया। तो आउटर में मैंने, क्योंकि आउटर कर्व्ड सरफेस है तो 2 पाई आर कैपिटल वाली लो स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू रख दो, आर कितना होता है, आर कितना है आउटर का, 7 आ गया ना, तो 7 और स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, 7 से एक 7 कट गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने बोला है वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड में पानी जो है वो आउटर पार्ट में आएगा कि अंदर वाले पार्ट में आएगा, पानी तो अंदर वाले पार्ट में आएगा ना, यहाँ इसके मेटल के बीच में थोड़ी ना जाएगा थिकनेस के अंदर, पानी तो सिर्फ अंदर अंदर होगा। तो यहाँ दिमाग लगाने वाली बात है। तो जब आप वॉल्यूम ऑफ वाटर होल्ड ले रहे हो, तो जब भी आउटर और इनर रेडियस होगी तो वॉल्यूम के लिए आप इनर रेडियस यूज़ करना, वॉल्यूम के लिए कौन सी रेडियस यूज़ करोगे, इनर रेडियस। तो इसलिए मैंने स्मॉल आर लिया है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ हेमिस्फेयर का, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब आर कौन सी वाली ली है, इनर रेडियस। तो इनर रेडियस कितनी थी, 5 थी ना, और क्यूब है तो 3 बार लिखनी पड़ेगी, 2/3 पाई आर क्यूब 3 बार है। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 2 जा कितना होता है 250, एंड क्योंकि ये कट नहीं रहा तो ये 22/7 की जगह मैंने 3.14 रख दिया। जब ये कटता ना हो ना किसी से भी तो इसको 3.14 रख दिया करो, एंड अपॉन में नीचे 3, ये 3 से ये 3 अप्रॉक्सीमेटली कट गया, 3 1 जा 3 पॉइंट 14 एक साथ लिया तो बीच में 0 लगाओ, और 14 से छोटा 12 होता है 4 पे, थोड़ा और आगे जा सकते हो, मैंने यहीं पे छोड़ दिया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके मेरा ये आया, और फिर 2 के बाद डेसिमल भी था ना, यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल भी लगा दिया। तो
के आसपास आएगा, क्योंकि मैंने पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस निकाले, एक और निकालती तो शायद कुछ और भी आ जाता, तो इसलिए मैंने अप्रॉक्सीमेटली 260 लिख दिया। और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। आई होप सबको समझ आ गया। कमेंट ज़रूर करना सारे बच्चे कि समझ आ रहा है कि नहीं। और ये समझ आ गया ना, जब भी आपको 2 रेडियस दी हो आउटर इनर, तो आप वॉल्यूम के लिए इनर वाली यूज़ करना, और बाकी आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो आउटर वाली यूज़ करो, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो इनर वाली रेडियस यूज़ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइड ऑफ ट्राइंगल की रेशो दिया हुआ है 12, 17, 25 और पेरीमीटर दिया है, एरिया निकालना है। तो जब भी आपको ट्राइंगल की साइड्स या तो दी हो या रेशो दिया हो, यानी रेशो दिया तो भी मैं साइड निकाल ही लूँगी, है ना, तो मुझे एरिया निकालना है तो हीरोन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये रेशो दिया हुआ है 12, 17, 25, तो ये साइड का रेशो है। तो जब साइड का रेशो है तो साइड तो यहाँ होती है ना, ये एंगल का रेशो दिया होता तो हम अंदर रखते 12x 17x 20, बट साइड का रेशो तो ये हम बाहर रखेंगे 12x 17x 25x। रेशो है तो x लगा देंगे ना पीछे। अब इनका पेरीमीटर भी दिया हुआ 540, तो 12x 17x 25x पेरीमीटर इन तीनों से मिलके तो बनता है बाउंड्री को प्लस करके, तो इनका प्लस करोगे तो 540 के इक्वल हो जाएगा। इन x वालों सबको प्लस कर लो, x तो ये 54x हो गया 540 के बराबर। x निकालना है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 54 तो डिवाइड हो गया, इतना तो करना आता ही होगा आपको। 54 10 जा 540, तो x आ गया 10। अब x की वैल्यू इन सब में रख दो, तो 12 इंटू एक्स कितना आया 10, 120 आ गया। ये वाला साइड 170 आ जाएगा, ये वाला साइड 250 आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अब ये तीनों साइड आ गई। अब मेरे को एरिया निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हीरोन फॉर्मूला। जब भी साइड आ जाती है या दी होती है तो आपको एरिया निकालने के लिए हीरोन फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप है हीरोन फॉर्मूले का, आप सेमी पेरीमीटर निकालोगे। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर कितना है 540, उसका आधा कर दो। ठीक है, तो 270, या फिर आपको ये तीनों साइड मिल गई है ना, तो आप इन तीनों साइड को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। वैसे तो मुझे जब डायरेक्ट पेरीमीटर दे ही रखा है तो मैं इसी से निकाल लूँगी ना। अब ये एरिया का फॉर्मूला याद कर लेना, एस, ये मैंने इतनी बार करा रखा है, ये तो सब बच्चों को आना चाहिए। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और फिर इनका अंडर रूट। अब ये सारी वैल्यूज़ लगा दो। एस की जगह एस कितना आया 270, फिर एस में से ए को माइनस करो 270, ए क्या है फर्स्ट साइड 120, फिर एस में से सेकंड वाले को माइनस करो 170 को, फिर एस कितना है 270, उसमें से सी को माइनस करो 250 को। अब माइनस करो पहले 120 को तो 150 आ गया, इसमें से इसको माइनस करो तो 100 आ गया, इसमें से इसको माइनस करो 20 आ गया, और बीच में कुछ नहीं है ना यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करना है सबको। अब आप मल्टीप्लाई करने तो नहीं लगोगे, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करके तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करो, जब भी स्क्वायर रूट और अंदर मल्टीप्लाई में हो बहुत सारे नंबर, तो आप इनके ना प्राइम फैक्टर करो। 270 के प्राइम फैक्टर ऐसे करने आते हैं ना सबको। 3 पे जाएगा 3 9 जा, फिर 3 पे जाएगा 3 3 जा, फिर 3 पे जाएगा 10, और फिर 2 पे जाएगा 2 5 जा, फिर 5 पे जाएगा। तो ये प्राइम फैक्टर आ गए 3 3 3 2 इंटू 5, 3 3 3 2 5। ऐसे ही 150 के भी कर लेना, 3 5 जा 15, 2 जा 3 5 जा 15 और 10 150, है ना। ऐसे ही 100 के मैंने पूरे प्राइम फैक्टर नहीं किए, मुझे पता है स्क्वायर रूट है ना, तो मेरे को इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है। ये 10 का स्क्वायर है तो मैंने 10 इंटू 10 ही कर दिया, ताकि मैं एक 10 बाहर निकाल लूँगी। स्क्वायर रूट में अगर पेयर में कोई चीज़ है तो वो एक बार बाहर आ जाती है ना। तो 20 के फैक्टर कर लिए, 2 2 जा 4 5 जा। अब मैंने क्या बोला आपको, जब भी स्क्वायर रूट हो तो आप देखो सब किस किस के पेयर बन रहे हैं। जैसे ये 3 का एक पेयर बन रहा है ना, 3 2 बार है ना, तो अगर पेयर बन रहा है किसी भी रूट के अंदर, तो ये जो 2 बार 3 है एक बार बाहर आ जाएगा। ऐसे यहाँ ये वाला 3 और ये वाला 3, ये भी 2 बार है ना, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, यानी हर एक पेयर में से एक एक बाहर आ जाएगा और रूट हट जाएगा। 2 देखो यहाँ पे एक बार है, एक बार 2 बार है तो एक बार निकल गया, फिर यहाँ भी 2 बार है तो फिर एक बार निकल गया, 5 एक बार यहाँ से एक बार निकल गया, 5 यहाँ से एक बार निकल गया। तो जो भी चीज़ पेयर में है ना वो एक एक बार बाहर निकल जाएगी, और जो अगर पेयर में नहीं है सिंगल है तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगी। बट यहाँ पे सारे पेयर बन रहे, देखो 10 का भी पेयर बन रहा है, 10 भी एक बाहर निकाल दिया तो रूट सब में से हट गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो 18 इंटू 500, तो इसका आंसर आपका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कमेंट करना सबको ये क्वेश्चन आता था कि नहीं, ये तो इजी था और बाकी मैंने इजी तरीका और बता दिया कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको लीनियर इक्वेशन दी है और इसके क्या निकालने हैं, 4 सोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी लीनियर इक्वेशन के 4 सोल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं। तो आप इस लीनियर इक्वेशन को क्या करो, इसको ना एक्स को ना इन टर्म ऑफ वाई ले आओ, कुछ भी कर सकते हो।
मैंने x इन टर्म ऑफ y लेके आई हूँ, आप चाहो तो y को इन टर्म ऑफ x ला सकते हो, है ना। तो x इन टर्म ऑफ y का मतलब क्या है कि x वाले को तो यहीं रखो, जो भी x वाली टर्म है, ये पूरी x वाली टर्म है ना, तो इसको तो यहीं रखो, y को इधर भेजो, तो ये माइनस y है तो इधर जाके प्लस y हो गया। और फिर x को लाना है ना मुझे इधर, तो x का जो पहले तो x के पूरा टर्म मैंने यहीं रखा, अब x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हुए ना, इसको भी यहाँ से हटा के यहाँ डिवाइड में ले आओ। तो x यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट करना है ताकि x किसकी टर्म में आ जाए, y की टर्म में, ठीक है। तो पहले तो ये पूरा x वाला टर्म ही यहीं रहने दिया, y को उधर भेजा, फिर x के साथ जो मल्टीप्लाई में था उसको भी डिवाइड में भेज दिया। तो इस तरीके से अब जब ये आ गया ना x इन टर्म्स ऑफ y, अब मेरे को y की जो इस साइड होता है उसकी वैल्यू रखनी होती है, और जब मैं इसकी वैल्यू रखूँगी तो x निकलता जाएगा। तो इस वाले में आप वैल्यू रखो, अब y की जगह एक बार 0 रख दिया, तो x निकालना है ना, 4 प्लस y की जगह 0 रखा अपॉन में 2, अब 0 ऐड करोगे 4 ही आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही मैंने, वैसे तो मैं 1 भी रख सकती थी y1, तो बट 4 और 1 5, 5/2 पॉइंट में आ जाता आंसर, तो मेरे को पॉइंट में नहीं लाना, तो मैंने 2 रख दिया, तो 4 और 2, तो ये प्लस 6, 6 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 3। फिर ऐसे ही मैंने मतलब ऐसा नंबर रखा है कि पॉइंट में ना आए क्वेश्चन, तो y की जगह मैंने 4 रख दिया, 4 + 4 अपॉन 2, तो 8/2 4 हो जाएगा। फिर y की जगह मैंने माइनस का 2 रख दिया, तो 4 माइनस का 2/2, 4 - 2 2, 2/2 1। अब ये आपके 4 सोल्यूशन आ गए। कैसे, देखो जब आपका y 0 था तो x कितना आया था उस टाइम पे 2, तो 0 था तो x 2 है, y 1 था, ये नहीं y 2 था ना, ये 2, तो ये कितना आया था 3 आया था। फिर ये 4 था तो ये भी 4 आया, फिर ये -2 है तो ये कितना आया 1। तो ये ऐसे करके आप इसके 4 सोल्यूशन, या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हो 4 सोल्यूशन के लिए, x पहले लिखना है y बाद में, पहले x आता है बाद में y आता है, कोई भी कोऑर्डिनेट x पहले y बाद में, तो पहले x लिखो फिर y लिखो, फिर ऐसे इसका x और ये y 3 2 ऐसे भी लिख सकते हो। फिर ये 4, y कितना है 4, पहले x 1 फिर y कितना है -2, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, चाहे ऐसे लिख दो। आई होप सबको आ गया होगा कैसे हम 4 सोल्यूशन 3 सोल्यूशन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार सिखा रखा है। आपको क्या बनाना है, इसमें हिस्टोग्राम बनाना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे हिस्टोग्राम तो बहुत आसान होता है, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो हिस्टोग्राम की क्लास इंटरवल्स दिए है ना, ये आपको दिख रहा है, ये कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि ये देखो यहाँ 1 का गैप है, फिर यहाँ भी 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, तो ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, ये डिसकॉन्टीन्यूस है। तो जब भी हिस्टोग्राम आपको नॉन कंटिन्यूस के बनाने होते हैं या डिसकंटिन्यूस के बनाने होते हैं, डिसकंटिन्यूस भी कह सकते हो, डिसकंटिन्यूस के बनाने होते हैं हिस्टोग्राम, तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जब भी ऐसे क्लास इंटरवल होंगे जिनमें गैप ना सेम नहीं होगा, यहाँ 1 का, यहाँ 1 का, यहाँ 2 का आ गया, फिर यहाँ 3 का आ गया, यहाँ 5 का आ गया, यहाँ 2 का आ गया, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो एज को मैंने यहाँ लिख दिया, जो हमें ये क्लास इंटरवल जैसे दिए थे वैसे हमने यहाँ लिख दिए, और साथ में नंबर मतलब फ्रीक्वेंसी भी आपको दे रखी थी 5 3 6, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दी। अब इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ना इनके पहले विड्थ वाला कॉलम, विड्थ का मतलब इनका गैप कितना कितना है, पहले इस वाले का गैप कितना है 1 से 2 यानी 1 का गैप है, 2 से 3 में भी 1 का गैप है, 3 से 5 में कितने का है 2 का, 5 से 7 5 to 7 में कितना है 2 का, 7 से 10 में 3 का गैप है, 10 से 15 में 5 का है, 15 से 17 में 2 का है। तो सबसे पहले तो मेरे को विड्थ निकालनी है, अब उसके बाद लेंथ निकालनी है। लेंथ कैसे निकलती है, फॉर्मूला बता देती हूँ। लेंथ के लिए क्या करोगे आप, जो भी आपको ये फ्रीक्वेंसी दी है ना, जो भी ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, उसको मैं इसको फ्रीक्वेंसी मान रही हूँ, नंबर है तो फ्रीक्वेंसी को आप क्या करना, विड्थ से, सॉरी हाँ, फ्रीक्वेंसी को विड्थ से डिवाइड करना, जो भी इसके सामने वाली विड्थ है इससे डिवाइड करना, और फिर इनटू क्या करना, जो भी मिनिमम विड्थ है, जो भी मिनिमम विड्थ है, मिनिमम विड्थ, ये समझ आ रहा है फॉर्मूला क्या बनाया, फ्रीक्वेंसी को इससे डिवाइड करो और फिर इनटू किससे करो, जो इसमें सबसे मिनिमम है, सबसे मिनिमम कौन सा है, यही तो है 1, सबसे मिनिमम कौन सा है 1 है, तो यानी मिनिमम 1 है ना, तो हर बार मैं 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी, अगर मिनिमम 2 होता तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो सबसे पहले तो 5 को डिवाइड 1 से किया, 3 को 1 से किया डिवाइड, 6 को 2 से किया, 12 को 2 से किया, 9 को 3 से किया, 10 को 5 से किया, यानी इसको इससे डिवाइड करो और फिर जो मिनिमम है इनमें से जो सबसे कम है इस विड्थ में से उससे मल्टीप्लाई कर देना।
ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। 5 1 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 3 1 से डिवाइड करोगे 1 3 आएगा, 6 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। 1 का तो कोई रोल ही नहीं है। हाँ, अगर 2 होता तो कुछ चेंज हो जाता। तो 2 6 जा 6, 3 3 जा 5 2 जा 2 4 जा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आप ना जब आप हिस्टोग्राम बनाओगे तो एक्स एक्सिस पे तो यही लोगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कहाँ लेते हैं, ये याद रखना है हिस्टोग्राम में, एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे आप क्या लोगे, वाई एक्सिस पे आप ये वाला नंबर नहीं लोगे, आप ये जो लेंथ निकाली है ना वो लोगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे तो मेरे को ये क्लास इंटरवल लेनी है। देखो ये स्टार्ट 1 से शुरू हुई है, कहाँ तक है 17 तक, तो 2 2 का गैप ले लो। तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे करके 18 तक बना दिया। और ये देखो कितना है, सबसे छोटा कितना है, ये 2 है, और सबसे बड़ा कितना है 6 है। तो एक एक का गैप ले लो, 1 2 3 4 5 6 7। ये लेंथ को मैंने इस साइड ले लिया और एज ईयर को यहाँ ले लिया। अब हिस्टोग्राम के लिए बॉक्सेस बनाओ। तो पहला क्लास इंटरवल कितने का है, देखो 1 से 2 का है। 1 से 2 में कितना हाइट देना है इसको, 5 का। ये वाला हाइट नहीं देना, ये वाला हाइट देना है। तो 1 से 2 पे एक, अब ये देखो 0 से 2 है तो 1 तो इसके बीच में होगा ना। 1 से 2 पे कितना हाइट दूँ इसे, 5 का। तो 1 से 2, 1 पे शुरू करो अपने लाइन, ये स्केल को लगाना, और कितनी हाइट तक लेके जाओ, 5 हाइट तक। और फिर 2 पे भी स्केल को ऐसे करके बॉक्स बना देना। स्केल से बनाना, ये मैं ऐसे ही बना रही हूँ। फिर 2 से 3 का विड्थ लो, 2 से 3 का, और कितनी हाइट पे ले जाना है, 3 हाइट पे। 2 से 3, 3 यहाँ पे 2 और 4 के बीच में होगा, है ना। 2 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3। अब 2 तो मैंने लाइन लगाई रखी है। 3 कितनी हाइट तक ले जाना है, 3 हाइट तक। 3 हाइट ये है ना, तो ये यहाँ तक ये ले जाना है। स्केल से बनाना है इसे ध्यान से, और ग्राफ पेपर में पेंसिल से बनाना है, ताकि कुछ मिस्टेक हो तो इरेज कर सके। फिर 3 से 5, 3 से 5 पे 3 का, 3 से 5 कहाँ है, देखो ये 3 है ना, 5 कहाँ होगा, 4 और 6 के बीच में, यानी यहाँ पे कट लगाओ, 5 दिखाओ। तो 3 से लेके 5 तक, तो यानी कितनी विड्थ लेनी है, 3 से 5। तो 3 से 5 पे कितनी, 3 का ही लेना है, ये भी 3 का, 3 है ना ये। फिर 5 से नेक्स्ट वाला कितने तक लेना है, 7 तक। तो 5 तो ये रहा, अब 7 तो मैंने लिखा नहीं था, तो 6 और 8 के बीच में क्या आएगा, 7। तो यहाँ पे कितनी हाइट तक लेके जाना है, 5 से 7 में 6 तक। इसको हमें कहाँ तक लेके जाना है, 6, ये रहा 6 है ना, यहाँ तक। और फिर इसको यहाँ से बढ़ा लो। स्केल से बनाना बहुत साफ, ग्राफ पेपर में और पेंसिल से। फिर 7 से 10 तक लेना है। 7 ये आ गया, 10 ये रहा। तो 7 से 10 तक में कितनी हाइट तक लेके जाओ इसे ले जाना है आपको 3 हाइट तक। 3 हाइट तो यहीं तक थी ना ये। इसके बाद 10 से 15, 10 से 15 पे 2 हाइट, 10 से लेके 15, देखो यहाँ पे 15 14 और 16 के बीच में आएगा, है ना। अब ये देखो इतना बड़ा विड्थ का बनेगा, कितना तक ले जाना है इसे, 2 तक। 2 यहाँ पे है तो यानी यहीं तक ले जाना है इसे। इसके बाद लास्ट वाला 15 से 17, 15 से 17 भी नहीं है, 16 और 18 के बीच में लगाओ 17। तो 17, और ये भी 2 हाइट का है, तो इसे भी 2 हाइट पे ले जाओ। तो देखो इस वाले टाइप के हिस्टोग्राम में इसकी विड्थ छोटी आएगी, इसकी थोड़ी ज़्यादा आएगी, इसकी थोड़ी और ज़्यादा, फिर इसकी और ज़्यादा। तो ऐसे अलग अलग विड्थ के ये बनेंगे। और बाकी ज़रूरी क्या है, ये निकालना, लेंथ निकालना। तो लेंथ निकालना सबको आ गया ना, कमेंट करना सबको आ गया कि नहीं आ गया, और ख़ुद बना के देखना इसको क्राफ्ट पेपर में पेंसिल और स्केल की हेल्प से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट इसका सेक्शन डी है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जिसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है एंड वीडियो को लाइक करना है। 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर दो, ताकि सेक्शन डी आपको जल्दी जल्दी मिल सके। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम कर लेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में। एंड डीओई का ऑफिशियल जो सैम्पल पेपर है उसे भी आपको ज़रूर करना है, मैंने सॉल्व कर रखा है प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, तो आप उसे भी चेक कर लेना। डीओई ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी आपको अच्छे तरीके से करना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, एंड अच्छी तरह से अपनी प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करने का मतलब सिर्फ देखना नहीं है वीडियो, अपने नोटबुक और पेन के साथ खुद करो प्रैक्टिस, ठीक है। जहाँ समझ नहीं आ रहा वहाँ पे वीडियो में देखकर पॉज कर फिर उसे खुद करा करो।
आई होप सबकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है एंड एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। तो अब आपको ये नेक्स्ट पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए।